Hello dear students, it's Kiran your teacher. Today we are going to know about Civics Chapter 2 Constitutional Design Part 2. Yes, Part 1 मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ इस चैप्टर का. ये है Part 2. आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड मैंने डाला है क्योंकि 13 ऑनवर्ड तक मैंने दिया था और 13 से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था क्लास ग्रुप में डालने के लिए. आप लोगों ने डाला भी है लेकिन मैं चाहती थी कि आप उसे पॉइंट वाइज डालें तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता. मुझे पसंद आता है ज़्यादा. ये मेरा माइंडसेट है कि ये चीज़ें एक्चुअली यहाँ मैंने आपको क्या दिया था वो मैं एक बार बता देती हूँ. आज भी मैंने उससे रिलेटेड फैक्ट बहुत सी चीज़ दिए हैं. साथ ही मैंने ईयर भी डाला है. दैट मीन वो प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, उस ईयर को मैंने पुट किया है. तो बस क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट तरीके से डाला है, वो मैं आपको दिखा दूँगी और एक बार आप चेक कर लो. ये प्रीवियस वीडियो का ही ये क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द आइडियल्स एनश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी उन आइडियल्स को बताइए जिनको इंश्राइन किया गया है, प्रिजर्व किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. उनके बारे में मैंने आपको पूछा था और ये मैंने आपको दिखा दिया था, बता दिया था. ये आपके बुक के पेज नंबर 29 को मैंने शो किया था और बताया था कि वहाँ से आप लेंगे और लिखेंगे. आपने दिया भी मुझे कि इंडियन प्रियम्बल में कौन से उन आइडियल्स को श्राइन किया गया है, लेकिन पॉइंट वाइज बहुत से बच्चों ने नहीं दिया था. यहाँ पे मैं शुरू तो पहले करती हूँ इस वीडियो से. आज का वीडियो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू हो रहा है. ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सी चीज़ थी और इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर आपका है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, तो वहाँ भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर दिए थे. बिकॉज किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बताया जाना ज़रूरी होता है अगर हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बता रहे हैं तो. इसलिए मैंने बताया था उसमें भी. अब यहाँ जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ. जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को आप देखो और मैं उसका लिंक दे दूँगी पॉसिबल हुआ तो नीचे. अब मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ. अब देखो जो क्वेश्चन मैंने दिया था इससे पहले भी जो क्वेश्चन था वो आप देख रहे हो प्रियम्बल से रिलेटेड ही था और आज जो मैंने शुरू किया है वहीं से शुरू किया है. अब क्या शुरू किया है देखो. The preamble of Indian Constitution provides a philosophy and values of Constitution. ठीक है. Explain any three values that you derive from it. ये क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है 2014 जो देख रहे हो, ये 2014 के आपके फाइनल टर्म में आया हुआ है सीबीएसई में. तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन लिया है. आप कह सकते हो कि क्वेश्चन को ही मैंने उठाकर यहाँ डाला है, इसलिए मैंने ये डाल दिया है. और क्यों डाला है अब देखो, इसी के साथ मैंने एक और भी डाला है. पहला क्वेश्चन भी कुछ वही बता रहा था, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है और ऑलमोस्ट चीज़ें इनकी सेम होगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यानी इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों में क्वेश्चन नंबर 14 ही डाला है. अब ये आया था 14 में, ये आया है 15 में. इनफैक्ट डियर मैं बता दूँ ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2013, 14, 15 सभी में है, बट मैं कितने क्वेश्चंस लिखती इसलिए मैंने टाइप नहीं किया है. मैं यहाँ बताऊँ ये क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज प्रियम्बल स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस. कि इसमें से केवल 2 पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है, बट मैं ऑलमोस्ट सारे नाम दे रही हूँ और मैंने ये जो नाम दिया है ये मैं इससे पहले वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, यहाँ फिर दिखाने वाली हूँ. तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ 3 वैल्यूज़ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है. तो 2 वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना है, जस्ट ऐसे ही राइट डाउन नहीं करना, बट मैंने यहाँ एक साथ फिर से दे दिया है सो दैट कि इन चीज़ों को याद रखें. और इस वीडियो में मैं एक साथ ना देकर इसके छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे रही हूँ इन सारी चीज़ों को. ठीक है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स में भी आता है, तो मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की है इस वीडियो में. ओवरऑल मैं आपका जो ये वीडियो है सिंपली प्रियम्बल पर ही आधारित है, तो जो कि आपके बुक के पेज नंबर 29 पे है, जो बहुत ही ज़रूरी है. सो डियर लेट्स स्टार्ट. ये प्रियम्बल जो है ये क्या कहता है. तो सिंपली प्रियम्बल होता क्या है, हो सकता है कभी ये 1 मार्क्स में भी होता है क्वेश्चन, तो आप सिंपली अगर व्हाट इज़ प्रियम्बल तो इतना ही काफ़ी होगा. लेकिन हाँ ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया है. तो अब आप देखें, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज प्रियम्बल. यानी कि हमारे संविधान का जो एक इंट्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं प्रियम्बल. इसे हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़. बेसिक वैल्यूज़ के साथ शुरू होता है, उसे ही हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहते हैं. मैं बता चुकी हूँ इससे पहले वीडियो में कि ऑलमोस्ट ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में बने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. बने थे क्या, हैं अभी भी हमारे यहाँ प्रिजर्व, हमारी लाइब्रेरी में ये प्रिजर्व हैं. इन पे डिबेट हुआ था
तो ये सारी चीज़ जो है ये हमारे पास अभी भी हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स में बने थे, लेकिन हमारे फर्स्ट प्रियम्बल के जो वो थे वहाँ पर इन चीज़ों को डाला गया था। पहले यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख लूँ कि कौन से वो चीज़ें हैं कि कोई 2 पॉइंट जो इसके इम्पोर्टेंस वाले हैं। तो यहाँ मैंने सारे ही डाले हैं लगभग। सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक भी आप एक साथ डाल सकते हो, कई जगह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला जाता है। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये वो सारी चीज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस भी पेज नंबर 29 पे दिया था और अभी भी मैं आपको शो कर देती हूँ। आप देख रहे हो यही मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी शो किया था और मैंने बताया था कि ये बहुत ज़रूरी है। किस सेंस में ज़रूरी है तो मैं थोड़ा-सा इनलार्ज करके आपको दिखाऊँ और अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ कि ये आपको बता रहा है कि वो कैसे करके आपको दिखाना है, तो ये आपके इंडियन के प्रियम्बल को मैं यहाँ दिखा रही हूँ। जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये वो सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ डाल दिए हैं, ठीक है? कि ये जैसे मैंने बोला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कई जगह कहा जाता है और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक अलग भी आप उसको देख सकते हो। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये इसके आइडियल्स हैं, प्रीएम्बल के आइडियल्स हैं। इन्हीं चीज़ के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है बहुत डिटेलिंग से। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये वो पॉइंट्स थे जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ही मैंने लिखने दिया था। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसे जो है एक समरी के तौर पे दे दिया, कोई पॉइंट जनरेट नहीं किया। बट मैं चाहती हूँ कि आप पॉइंट्स जनरेट करो क्योंकि जब 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ से आंसर नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ थोड़ा-सा फिर एक्सप्लेन करती हूँ, इवन दो मैंने इसे पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे फिर एक बार एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ सोवरेन के बारे में बताया गया है। तो सोवरेन क्या चीज़ है? तो सिंपली पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। ठीक है, आप इतना भी डालते हो तो आपके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इतना ज़रूरी है, दैट मीन्स सोवरेन है क्या? तो ये एक सुप्रीम राइट है जो कि डिसीजन लिए जाते हैं इससे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स पे, और कोई भी बाहर का पावर, नो एक्सटर्नल पावर्स कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी बाहरी पावर जो है इंडिया के गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। तो मैं फिर से एक बार क्लियर करूँ, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट कि कौन से उन जो है आइडियल्स हैं जिनको इंश्राइन किया गया है हमारे प्रियम्बल में, प्रिजर्व किया गया है हमारे प्रियम्बल में, तो उनका ये फर्स्ट पॉइंट आप कंसीडर करो। सेकंड पॉइंट इज सोशलिस्ट, और उसके बारे में कि भाई सोशलिस्ट है क्या, और ये यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ इससे ज़्यादा सिर्फ मैं आपको यहाँ दिखाने लाई थी। ऑलमोस्ट इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं समझते हो तो बार बार उस वीडियो को चेकआउट करो, आपको समझ में आएगा ही आएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको फिर से यही एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस जो है वो मैंने जनरेट कर दिए हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको वो शो करती हूँ। सुनिए, अब मैं आपको यहाँ पर ले आई हूँ ताकि मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर इन सारे चीज़ों के बारे में बता सकूँ, क्योंकि मैंने उसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, बट शायद आप लोग समझ नहीं पाए थे कि मुझे क्या समझाना है। तो मैंने इन सारे में से जिनको इससे पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्रिएट कर दिए थे और जिनको नहीं किया था वो मैं यहाँ दे रही हूँ। अब मैं आपको थोड़ा-सा आपको इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने दिया था वो मैं आपको दिखा दूँ। ये आपके प्रीवियस वीडियो को मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने सोवरेन के बारे में बता दिया था, यहाँ पर मैंने सोशलिस्ट के बारे में बता दिया था, और बाकी चीज़ें जो नहीं बताई थी वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बस कुछ आप वैसे ही समझो कि वो क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको करने को दिया था, उनमें से 2 पॉइंट्स मैंने दे दिए थे आपके उसी वीडियो में, और मैंने आपसे उम्मीद की थी कि आप यहाँ उन सबको पॉइंट वाइज़ डालोगे। तो आपने यहाँ पर वो डाला नहीं, दैट मीन जो कॉपी आपने नोटबुक आपने मुझे सबमिट किया था क्लास ग्रुप में, वहाँ पे मुझे पॉइंट वाइज नहीं मिला सभी के बुक में, कुछ बच्चों के नोटबुक में था। अब मैं आगे आपको यहाँ बता दूँ जो मैं आज बताना चाहती हूँ। होपफुली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो उन चीज़ों को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, और कृपया वो जो पेज नंबर 29 मैंने दिया है आपको, वो डेफ़िनेटली आप अच्छे से समझो, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप करो मैसेज, तो मैं फिर बताऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा काम करो। क्योंकि रेडी टू ईट वाली पोजीशन में जाने से आगे प्रॉब्लम होगी, स्टैंडर्ड 10 में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हर एक चीज़ एकदम ऐसे मैं आपको स्पून फीडिंग करूं लाइक।
तो वो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं कुछ काम आपको भी देती हूँ। अब मैं यहाँ फिर उन चीज़ों को उठा रही हूँ अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो इस बिहाफ में मैं दे रही हूँ। व्हाट डज रिपब्लिक मीन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुनिए, यहाँ पर मैं जितने भी ये चीज़ बता रही हूँ ना, जितने भी, ये सारे एक्चुअली आपके प्रियम्बल ही हैं। उन्हीं को बस मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया है 1 मार्क्स के हिसाब से। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने दिया जाएगा तो हो सकता है 3 4 5 भी एक्सप्लेनेशन आया है कई बार एग्जाम में, तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। 5 एक्सप्लेनेशन है, दैट मीन्स वो 5 मार्क्स का है। तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ बतानी है इंक्लूडिंग दिस। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको दिया कि प्रियम्बल क्या है और वो क्या चीज़ के, तो प्रियम्बल तो बताना ही है, बट हो सकता है कभी सिंगली भी पूछा जाए, तो इतना काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको उसे एक्सप्लेन, यहाँ 2 ही पूछा गया है तो 2 बताओगे, 2 से ज़्यादा पूछा जाए तो ज़्यादा बताओगे, 2 पूछा गया दैट मीन इनमें से आप कोई भी 2 बता सकते हो। तो इसी तरीके से आप इसको चूज़ करोगे। होपफुली समझा चुकी हूँ, आगे चलूँ लेके। रिपब्लिक क्या है हमारे जो प्रियम्बल में डाला गया है, तो रिपब्लिक मीन्स दैट हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन। यानी रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है जहाँ संविधान है, कानून है, तो जो हेड है स्टेट यहाँ डाले जाने का मतलब, जो किसी भी नेशन को ही आप कंसीडर करो, ये एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो वो इलेक्टेड पर्सन अगर कहीं भी है तो वो, और वो हेरिडिटरी नहीं पोजीशन में है, दैट मीन नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन का यहाँ मतलब है कोई भी वंश परंपरा के मुताबिक राजा नहीं बनाओ, जिसे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे मोनार्चीज। यानी किंग जो होते हैं वो, उनके बच्चे फिर दूसरे किंग होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, दैट मीन वो एक वंश परंपरा से चलती है, दैट इज हेरिडिटरी। लेकिन रिपब्लिक में ऐसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ कोई वंश परंपरा नहीं होती। इसमें रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वो चुनकर आए होते हैं। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी हैं, तो वो चुनकर आए हैं, कोई हेरिडिटरी परंपरा से नहीं आए हैं, और ना इससे पहले था और ना अभी है, जब से हम आज़ाद हुए हैं। एंड इसीलिए यहाँ मैंने डाला कि इसमें, तो इसे आप कुछ वैसे ही समझो कि रिपब्लिक का सीधा सा मतलब ऐसा होता है कि जहाँ कोई भी आदमी चुनकर आए, यहाँ पर बिल्कुल भी हेरिडिटरी पोजीशन नहीं मिलती, तो उसे हम कहते हैं रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इक्वालिटी मीन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप ये देख रहे हो कि जितने भी छोटे चीज़ थे उन सबको मैंने उठाया है यहाँ पर, सो दैट कि मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि वो क्या चीज़ थे, और जो रिमेनिंग चीज़ें मैं आपको इससे पहले दे चुकी हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि इक्वालिटी का क्या मतलब है। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि इक्वालिटी मीन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दिया जाना, जो हमारे प्रियम्बल में है इक्वालिटी, उसका मतलब है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाना। देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिच एंड पुअर। यानी यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी जेंडर का हो, किसी रिलीजन का हो। यहाँ पर आप रिलीजन भी ऐड करोगे। यहाँ पर मैंने रिलीजन ऐड कर दिया ताकि आप देखें कि इक्वालिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने सिटीजन्स को, कोई भी भेदभाव नहीं है, ना तो कास्ट के ऊपर, ना जेंडर के ऊपर, ना रिलीजन के ऊपर, ना किसी के रिचनेस और उसके पुअरनेस के ऊपर, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाता। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि अगेन आपके प्रियम्बल का ही एक आइडियल है। वो मैं आपको बता दूं, व्हाट डज लिबर्टी मीन्स? लिबर्टी का क्या मतलब होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वैसे लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। अब यहाँ पे देखो मैंने दे दिया, लिबर्टी मीन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट दे थिंक, हाउ दे एक्सप्रेस। आप किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते। यहाँ पर डाल दिया है मैंने अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये ध्यान रखना, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का यहाँ मतलब है आपकी आज़ादी का मतलब, आपकी लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करना चाहो, किसी का सर फोड़ना चाहो और आप बोलो कि ये तो भाई मेरी आज़ादी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते आपके ऊपर। आप कहो कि क्लासरूम में अपनी आज़ादी आप इंजॉय करेंगे, वहाँ टीचर आपको किसी गलत हरकत के लिए मना नहीं करेगी, तो ये आपकी आज़ादी नहीं है।
कुछ इसे ही कहा गया ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के श्रेणी में नहीं आता। दैट मीन कि कोई भी चीज़, जैसे आपको पढ़ने की आज़ादी है, कहीं घूमने की आज़ादी है, कुछ बोलने की आज़ादी है, कुछ सोचने की आज़ादी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये हमारे संविधान के प्रेम्बल की बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आइडियल्स है, जिसको प्रिजर्व किया गया है हमारे संविधान में, और इस पे काम किया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ डियर, आगे जितनी भी प्रियम्बल्स के बारे में मैंने बात किया है, तो इन चीज़ों को आपको फिर से मैं बता दूँ, यही वो मेन आइडियल्स हैं जो कि आपके प्रियम्बल में हैं, हमारे प्रियम्बल में हैं, जिनको 12 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिजर्व किया गया है। तो होपफुली अब आपके पास क्लियर होगा। फिर से मैं बता दूं, पेज 29 पे जो मैंने आपको बताया, वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो इन सब के लिए ही है। बहुत अच्छा होगा कि उन्हें आप लर्न कर लो, समझ लो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको याद नहीं होती, नहीं तो कम से कम फर्स्ट लाइन जो है उसका, वो आप ज़रूर लर्न करो। अब मैं और इतना श्योर आप समझ लो कि वो कितना श्योरिटी से मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, जो मैं अभी आपको देने जा रही थी, और इससे पहले मैंने फिर से प्रेम्बल पे बात शुरू कर दी थी। नाउ नेम द ग्रेट इंडियन freedom movement leader who was not the member of constituent assembly। ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है और इतना बड़ा, इसे मैं बहुत छोटे से फॉर्म में दे सकती थी, बट एक्चुअली मैंने एज इट इज जस्ट टाइप कर लिया है। कहाँ से? तो ये जो क्वेश्चन है 2015 में एज इट इज़ आया है। आंसर तो बस एक छोटा सा है, आंसर जो है सिर्फ इतना सा है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और बाकी सब क्वेश्चन के ही पार्ट हैं। क्यों लिया है तो वजह मैं बता चुकी हूँ कि कौन से वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लीडर थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? तो मैं फिर एक बार रिमाइंड कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम उसे कहते हैं जो कि संविधान बनाने वाले लोगों का समूह था। संविधान बनाने के लिए जिन लोगों का ग्रुप प्रिपेयर किया गया था, जो मैं आई थिंक डेमोक्रेसी वाले वीडियो में मैं दे चुकी हूँ आपको। तो आंसर है आपका मोहनदास करमचंद गांधी वॉज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सब कुछ उन्होंने किया था, लेकिन हाँ, वो इसके मेंबर नहीं थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि वंस अगेन 2015 से ही मैंने लिया है। दैट मीन 2015 में ही ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन देख लो। स्टेट 3 बेसिक वैल्यूज दैट वर एक्सेप्टेड बाय द लीडर्स before the constituent assembly began with the with the deliberations of framing the constitution। कौन से वो 3 बेसिक वैल्यूज थे जिसे हमारे लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई जा रही थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की तैयारी हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी हो रही थी, तो वो कौन से 3 वैल्यू थे? तो यहाँ पर बस आपके इन क्वेश्चन को ही मैंने लिया है, बस स्टेट की जगह मैंने दीज डाल दिया है, और बाकी मैंने वही चीज़ रहने दी है। सो यहाँ पर मैं फिर से अगेन उसे रीड करके नहीं बता रही हूँ, ये आप समझ रहे हो। तो वो कौन से 3 वैल्यूज़ थे तो मैं बता दूँ। फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। सबसे पहली चीज़ हमारे संविधान बनाने वालों ने यही डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले किस बात पर सोच रहे होंगे कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम को हम प्रिजर्व रखेंगे, और जब हम संविधान बना रहे होंगे तो इसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। हम प्रिजर्व करेंगे माइनॉरिटी के राइट को, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कौन थे? तो जिनकी संख्या कम थी। जैसे हमारे यहाँ माइनॉरिटी कौन थे उस टाइम पे जब हमारा संविधान बन रहा था? तो मुस्लिम कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, पारसी कम्युनिटी थी। तो इस तरह की जितनी कम्युनिटीज़ थी ना, पारसीज, जैन्स, जितनी कम्युनिटीज़ थी वो कम संख्या में थे। तो उन सब के लिए हमारे संविधान में जगह दी गई कि ऐसा ना हो कि इन्हें ऐसा लगे कि इनकी संख्या कम है तो इंडिया में उनका सम्मान कम है। तो इस चीज़ को बहुत ही शिद्दत से ध्यान रखा गया। तो सेकंड थिंग ये था। एंड थर्ड था इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
इसमें इंक्लूड किया गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, दैट मीन उन सारे लोगों को इसमें शामिल करने की बात सोची गई थी कि हमारा संविधान ऐसा होगा जो कि अधिकार देगा सारे एडल्ट को। उस समय जब संविधान बना था उस समय हमारे जो एडल्ट फ्रेंचाइज थे उनकी उम्र 21 ईयर्स बताई गई थी, दैट मीन 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग इसमें शुमार थे। तो ये था एक्चुअली इस चैप्टर से रिलेटेड, बट मैं कुछ फैक्ट और देती हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये ज़रूरी है, आप ये आपके की टर्म्स हैं जो एक्चुअली आपके बुक से मैंने लिया है, आपके बुक के पीडीएफ से मैंने इसे लिया है और ये पेज नंबर 30 पे है। मैं यहाँ समझा दूँ, इसके बहुत सी चीज़ मैंने दी है लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक बार इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने एक साथ इसे कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, कहीं कुछ एक्सप्लेन तो किया है, बट इसे बताना ज़रूरी है। फर्स्ट है एपैथिड। एपैथिड एक्चुअली सबसे पहले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि साउथ अफ्रीका वाला जो पार्ट है वो इस टर्म के लिए हटाया गया है, बट हाँ क्लास टेस्ट में मैं इसे लेने वाली हूँ तो मैंने बताया है कि ये रंग भेद है। तो फिर से आप देख लो एपैथिड है क्या, तो ये ऑफिशियल पॉलिसी थी जो कि रैशियल सेपरेशन पर आधारित थी। ठीक है, रैशियल सेपरेशन क्या था, तो रंग भेद के लिए ऊपर जो ये दिया गया चीज था वो था पॉलिसी ऑफ रैशियल सेपरेशंस एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक, यानी ब्लैक लोगों के साथ जो इल ट्रीटमेंट किया जाता था, बुरा बर्ताव किया जाता था, ब्लैक के साथ बुरा बर्ताव कौन कर रहे थे, तो वाइट यूरोपियंस कर रहे थे। और यहाँ पर फिर से वो दिया गया फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन द 1948 टू 1989। वैसे मैं यहाँ बता दूं कि साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी नेल्सन मंडेला की अगुवाई में वो 1994 में फ्रेम हुई थी, लेकिन इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इनके साथ भेदभाव हुआ था। हालांकि ये 1989 ही दिया गया है, जो जबकि संविधान एक्चुअली जो वहाँ पे फ्रेम हुआ था गवर्नमेंट वो 1994 में हुआ था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म। नेक्स्ट है दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज क्लॉज। क्लॉज है क्या, तो सिंपली ये संविधान में दिया गया है। ठीक है, क्लॉज बहुत सारे हो सकते हैं, अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के बहुत से सेक्शन होते हैं तो उनको क्लॉज बताया गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कैसे आप समझोगे क्लॉज क्या संविधान में दिया गया है, कैसे आपको पता चलता है। सो डियर, जैसे कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपको लेती हूँ, सपोज दैट किसी की हत्या हुई है, किसी की हत्या हुई है तो जिसने हत्या किया है वो कहता है, तो हत्या एक बड़ा अपराध है, अगर आप किसी की हत्या करते हो, मर्डर कर देते हो तो वो बड़ा एक अपराध है और वो उस अपराध की माफ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये पता चलता है कि सामने वाले की हत्या आपने इसलिए की है क्योंकि वो आपको मारने वाला था, तो फिर आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी। सामने वाले की हत्या गलती से हो गई तो सज़ा कम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से सेक्शन हैं वहाँ पर। अब मैंने आपको ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं फटाक से ईजिली आपको बता पाऊंगी, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। क्लॉज का मतलब है कि एक ही चीज होने के कई रीजंस हो सकते हैं और वो रीजंस अगर अलग अलग है तो उसमें सजा का प्रावधान भी अलग होगा, सर्क्यूमस्टांसेस अलग है तो अलग होगा। तो वो कैसे बताते हैं हमारे संविधान में, तो उसके लिए जो है क्लॉज डाला गया। ठीक है, तो क्लॉज हम उसे ही कहते हैं, यहाँ पर तो सिंपली ये कहा गया है जो आप समझो। ऑब्वियसली ये सारी चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी होता है जानना, कई बार छोटी चीज़ आपको मुश्किल लगती है। तो ये क्लॉज है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही चैप्टर में इस बारे में बात हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, तो ये असेंबली है, एन असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स दैट रिटन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री, जिन लोगों ने एक्चुअली हमारे संविधान में जो है जिन्होंने लिखा है, राइट किया है हमारे संविधान को, उन लोगों का समूह जो है वो कहलाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो जिन लोगों को शामिल किया गया था हमारे ग्रुप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी जनरेट किया था कि क्यों कहते हैं उसे सुप्रीम लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ है ऑफ अ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल राइट्स। जो ये होता है आपके पास वो सारी चीज होता है गवर्निंग द पॉलिसीज
एंड सोसाइटीज़ इन अ कंट्री। तो ये एक्चुअली वो सारे अधिकार की बात यहाँ कर रहा है जो कि सारी चीज़ संविधान में किसको क्या करना है, किसके क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट कैसे रन होगी, उन सारे चीज़ों के बारे में दिया गया और संविधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि एक सुप्रीम लॉ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सारे फैसले जो हैं इस पर ही आधारित होते हैं। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, ये मैंने आपको कहीं नहीं दिया है, यहीं पर आपको मैं दिखा रही हूँ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में संशोधन। संविधान में जब भी कोई संशोधन होता है ना तो उसका एक नंबर होता है, जैसे 42nd अमेंडमेंट, 43rd अमेंडमेंट, 76th अमेंडमेंट। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे आप सोशलिज्म की बात करते हो ना, तो सोशलिज्म जो है हमारे संविधान के 76th अमेंडमेंट में शामिल किया गया था। संशोधन दैट मीन कि संविधान तो बन गया 1950 में, तो उसके बाद उसमें कुछ संशोधन होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो इतना पहले बना है और वक्त तो हम बहुत आगे निकल गए। तो यहाँ पर अगर लगता है कि ये सही नहीं है, इसे बदला जाना चाहिए, तो बदला गया है। और मैंने आपको बताया है, बहुत इजी सा एग्जांपल याद रखिए कि जैसे अभी मैंने बोला कि 21 ईयर्स थी एडल्ट फ्रेंचाइजी की पहले जब हमारा संविधान बना था, लेकिन बाद में इस एज को घटा दिया गया था। 18 ईयर्स के उम्र के जो हैं लोग, उनको एडल्ट फ्रेंचाइज माना गया था। तो संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था, संविधान में संशोधन किया गया था। तो अब फिर से आप देखो, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री। तो एक्चुअली जो आपके देश के जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव हैं, जो चुनकर जाते हैं, जो चुने हुए सदस्य होते हैं, उनके द्वारा ही चेंज किया जाता है। दैट मीन उनके बहुमत के आधार पर चेंज किया जाता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट किसी चीज़ का एक जो प्रिपरेशन होता है। अब यहाँ पर जो है आप देख लो एक बार पहले, ड्राफ्ट क्या है, तो प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप प्रिपेयर करते हो तो पहले वो पेपर होता है, ड्राफ्ट होता है, बाद में वो कुछ बनता है। जैसे संविधान बनाने के लिए इतने लोगों की असेंबली बनी, उन्होंने संविधान लिखा और लिखने के बाद उस पर डिबेट हुई। तो जो संविधान लिखा गया था, जब तक वो संविधान एक्सेप्ट नहीं किया गया था, वो सिर्फ ड्राफ्ट था। जब वो एक्सेप्ट कर लिया गया तब वो बना संविधान। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है एक शुरुआती वर्जन। प्रिलिमिनरी वर्जन का मतलब होता है एक शुरुआती ड्राफ्ट, एक लिखित चीज़ जो किसी लीगल डॉक्यूमेंट का होता है, बाद में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो संविधान बन गया था। अब नेक्स्ट है फिलॉसफी जो हमारे प्रियम्बल में है, इसके बारे में बात। तो ये है क्या, तो मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग वंस थॉट्स एंड एक्शंस। ये जो है बहुत ज़रूरी फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिसके बिहाफ पर हमें संविधान में अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो है सिंपली किसी के थॉट्स एंड उसके एक्शंस को उसके हिसाब से चलाने की बात कही गई है कि ये बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है जिस पर आधारित है हमारा संविधान। और फिर से आया प्रियम्बल। प्रियम्बल मैं इस वीडियो में भी आपको दे रही हूँ, इनफैक्ट इसमें बहुत सारे प्रियम्बल पे ही मैंने बात की है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द सिंपली रीजंस बताता है कि क्या रीजंस हैं, गाइडलाइंस हैं, वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारी चीज़ इसमें दिखाए जाते हैं। तो आप देखना आपको कौन सा इजी लगता है लर्न करना। एक तो मैंने अभी इस वीडियो में दे दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में, और ये जो है आपके की टर्म्स है जो मैं यहाँ आपको दे रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन है, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है, गाइडलाइंस है जो कि दिया गया है। आप ऐसे समझो ना कि 12 बल्कि वॉल्यूम्स तो ना, आप मैंने भी नहीं पढ़ा पूरे संविधान को, और आपने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो संविधान को किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन किसी ने नहीं, आई मीन जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पर मैंने पूरे संविधान को तो नहीं पढ़ा। मैंने भी आपको जितनी सारी चीज़ बताई वो प्रियम्बल के बेस पे। तो प्रियम्बल इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि फर्स्ट पेज में ही आपको सारी चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है कि आपके संविधान में किन चीज़ों के बारे में डिटेलिंग की गई है, किन के क्लॉज बनाए गए हैं, किन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बात हुई है। तो वो सारा चीज़, तो प्रियम्बल तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है आपके लिए। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेजन। ट्रेजन वर्ड कहाँ आया है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाला जो पार्ट है वहाँ पर मैंने आपको ये वर्ड दिया है क्वेश्चन आंसर में, और वो क्वेश्चन आंसर क्या था,
तो नेल्सन मंडेला से रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने दिया था कि नेल्सन मंडेला को ट्रेजन मिली थी, दैट मीन उन पर ये अपराध था। ट्रेजन है क्या? तो ट्रेजन एक किस्म का अपराध है, ऑफेंस है। तो क्या है पहले एक बार देख लो। द ऑफेंस of attempting to overthrow the government of the state of which the offender owes एलिगेंस। तो एक्चुअली ऑफेंडर कौन थे? जहाँ पर मैंने आपको दिया था तो उसमें नेल्सन मंडेला थे ऑफेंडर, अपराधी, और उन पर ये ऑफेंस था। ऑफेंस यानी अपराध था, उन पर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था, जिसके लिए उन्हें जेल हुई थी 28 ईयर्स की। तो ये उन पर अपराध था। किस गवर्नमेंट को उन्होंने उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, उन पर ये अपराध था, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ डेमोक्रेसी आ जाए। तो वहाँ की जो वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी, दैट मीन यूरोप के लोग जो वहाँ जाकर राज कर रहे थे, उनका ही अपराध उन पर लगाया गया था और उन्हें रॉबिन आइलैंड में जो है रखा गया था, जो कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। नाउ द ट्रस्ट, इसके बारे में भी बात हुई है, लेकिन आपको कितना याद है मुझे नहीं पता, मैं एक बार यहाँ बता दूँ। तो ट्रस्ट कुछ भी नहीं है, एक मीटिंग प्लेस है, लेकिन हाँ प्री डिसाइडेड मीटिंग प्लेस होता है नॉर्मली। अगर आप इसे डिक्शनरी वगैरह में देखोगे ना तो इसका मीनिंग ही कुछ अलग बहुत सा चीज़ होगा। जैसे कहीं पर आपको अकेले किसी से मिलना है तो वैसी जगह भी मीनिंग आएगी। ऑफ कोर्स इंग्लिश में ये चीज़ तो होती है कि हम एक ही वर्ड को बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, बस उस सेंटेंस के साथ लगकर उसकी मीनिंग थोड़ी चेंज होती है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो क्या है? अ मीटिंग और एक मीटिंग प्लेस है जो कि डिसाइड किया गया है, दैट हैज़ बीन अग्रीड अपॉन, जिस पे लोग तैयार हैं मिलने के लिए। तो ऑब्वियस है मीटिंग प्लेस की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि इस चैप्टर में आपने साउथ अफ्रीका के बारे में बात की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है, बहुत से जगहों पर मिले हैं हमारे संविधान बनाने वाले लोग भी, तभी तो बात आगे बढ़ी है कि कैसा संविधान होगा और क्या होगा। सो डियर, आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और इस वीडियो में मैंने, और इससे पहले वीडियो में जो मैंने दिया है, ऑलमोस्ट सिविक्स के 2 चैप्टर पे 4 वीडियोस जो दिए हैं, उनमें भी आप अगर देख चुके हो तो फर्स्ट 2 वीडियोस में भी सिविक्स का जो है उसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और फैक्ट डाल दिए हैं। तो अब इतना काफ़ी है आपके लिए अगर आप समझ के पढ़ते हो। व्हाट आई सेड, समझ के पढ़ना ज़रूरी है, रट्टा मार वाली स्टडी से कुछ नहीं होगा। अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो इतना काफ़ी है आपके लिए। बस चलो, हैव अ नाइस डे डियर, बाय, टेक केयर।